Hello students of class 10. I am going to start the chapter first, history. Chapter is the rise of nationalism in Europe. That is the first chapter of history. In this chapter, we will start different topics. That is the nation states, nation, and the rise of nationalism in Europe. First of all, we should know what is nation. The rise of nationalism. Nationalism is a sense of identity with the nation. Many European nations experience heightened period of nationalism in the 19th century. That is राष्ट्रवाद. नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी व्याख्या है जो अ बॉडी ऑफ अ पीपल हु आर यूनाइटेड बाय द सेम पास्ट, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉमन इंटरेस्ट. राष्ट्रवाद एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी भावना है जो किसी भी देश के लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना लानी होती है. अपने देश के प्रति समर्पित भावना को ही राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहा जाता है. जहाँ तक यूरोपियन नेशनलिज्म का सवाल है, यूरोप में कई ऐसे देश थे जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे. कोई कॉमन कल्चर नहीं थी, यूनिटी का अभाव था, लोगों का बिखरा हुआ विचार था, कोई यूनाइट फॉर्म में थे नहीं. तो सबसे पहले वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों के बीच में राष्ट्रवाद किस तरह से लाया जाए. हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के फर्स्ट चैप्टर में, शुरुआती दौर में. सबसे पहले देखते हैं फ्रेडरिक शरू नाम का एक आर्टिस्ट था जो फ्रांस का था. 1848 में वो पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के रूप में विजुअलाइज किया था. यानी पूरी दुनिया को प्रजातांत्रिक और सामाजिक रूप में दर्शाया था. दैट इज़ द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म एज अ फोर्स ऑफ स्वेप्ट चेंजेस इन पॉलिटिक्स एंड मेंटालिटी ऑफ यूरोप and development of concept of nation state with citizens and common identity and history. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक राष्ट्रवाद एक फोर्स के रूप में राजनीति में उसे शामिल करते हुए राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देता है और कैसे वो आगे बढ़ाता है. तो सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक्स देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. सबसे पहले कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का जन्म फ्रांसीसी क्रांति के बाद से शुरू होता है. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स. तो 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने संप्रभुता और राज सत्ता को नागरिकों के दूसरे रूप में लाकर दिखाया. And various practices adopted to develop a sense of collective identity among the people. इस क्रांति के ज़रिए कई ऐसे लोगों को एक साथ सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से पहचान दिलाई गई. और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मिशंस ऑफ लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म. इसी फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ये क्रूर राष्ट्रवाद या निरंकुशवाद का खात्मा करके वहाँ एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ लाई गई. सेटिंग ऑफ जैकोबिन क्लब बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड स्टूडेंट्स ऑफ द यूरोप. फ्रांस के अंदर कई राजनीतिक संगठन बने थे और उस राजनीतिक संगठन का ही एक नाम जैकोबिन था, जहाँ नवयुवकों को, शिक्षित नवयुवकों को, मध्यम वर्ग के नवयुवकों को एक साथ इकट्ठे लाकर राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना भरी गई थी. आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म. तो सबसे पहले कलेक्टिव आइडेंटिटी किस तरह से दिलाई गई. मेजर्स इंट्रोड्यूस टू डेवलप कलेक्टिव आइडेंटिटी. आइडियाज ऑफ लॉ, पैट्री
and citoyen were emphasized, and adoption of new constitution with citizens enjoying the equal rights. Adopted tricolor as a new French flag replacing royal standards. Adoptions of uniform systems of weights and measures. State General as renamed as National Assembly. Abolition of internal custom duties. तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ये सिटिजन्स या नागरिकों को नागरिकता का बोध कराया गया। नई संविधान लिखी गई और उस संविधान में समान अधिकार को दर्शाया गया और राष्ट्रवाद की भावना को लाने के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ट्राई कलर यानी तिरंगे, नए तिरंगे झंडे या राष्ट्रध्वज को समर्पित किए गए। ये नए राष्ट्रीय ध्वज जो पहले के रॉयल स्टैंडर्ड्स का जो ध्वज था या उसका जो फ्लैग्स था उसके जगह पर एक नए राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को लाया गया पूरे यूरोप में और वो पूरे फ्रांस में एक तरह का यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मेजरमेंट नहीं था, इसलिए इस प्रयास किए गए कि सारे देश में एक तरह का वेट एंड मेजरमेंट लाया जाए। पहले जो स्टेट जनरल था उसका नया नाम नेशनल असेंबली दिया गया और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो काफ़ी थे उसको समाप्त कर दिया गया। नए नए राष्ट्रीय धुन बनाए गए। न्यू हाइम्स एंड कंपोज्ड ओथ्स वर टेकन। नए नए संकल्प लिए गए। शहीदों को याद किया गया। मार्टियर्स रिमेंबर्ड इन द नेम ऑफ द नेशन। फॉर्मुलेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्रशासनिक संगठन को दुरुस्त किया गया एंड फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज और फ्रांस जो है वो पूरे राष्ट्र की एक भाषा बनाई गई। डिस्करेजिंग ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया। इस तरह से सबसे पहले नेशनलिज्म को यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद से शुरुआत की गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा जाता है नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हर साल लगभग बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं और इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी में जो इस फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियनिक जैसा कि हम जानते हैं कि जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सत्ता संभाला तो उसने सबसे पहले अपनी तरफ से एक नए आचार संहिता कह सकते हो या फिर उसे एक नया कानून को पेश किया, एक नया नियम बनाया, एक नया कोड बनाया जिसे नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। इस नेपोलियनिक कोड में उसने कई तरह की बातें इंट्रोड्यूस किए। मसलन प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ एबॉलिशेस एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। सबसे पहले किया गया कि जैसा कि हम लोग जानते थे कि फ्रांस में 3 स्टेट्स बटा हुआ था। 3 स्टेट्स में जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट्स के लोग थे जिनको क्लर्जी और नोबिलिटी कहा जाता था उनको बाय बर्थ फैसिलिटीज़ थी। तो उसके बाद इस नेपोलियनिक कोड में उसने प्रशासकीय सुधार किया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स वर लिबरलाइज्ड and simplified. And next, peasant freed from serfdom and manorial dues. इस नेपोलियनिक कोड के द्वारा किसानों को गुलामी की दास्ता से मुक्त किया गया और उनकी बकाया रकम को भी माफ़ कर दिए गए। नेपोलियनिक कोड का अगला पक्ष है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। फ्रांस के अंदर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बेहतर नहीं थी। नेपोलियन ने इसे सबसे पहले एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को दुरुस्त किया, बेहतर बनाया। एंड देन एडॉप्शंस ऑफ कॉमन नेशनल करेंसी। और जैसा कि जानते हैं कि पूरे फ्रांस में एक तरह का कॉमन करेंसी नहीं था जो व्यापारियों के लिए, आम लोगों के लिए व्यापार और ख़रीद बिक्री के लिए काफ़ी बड़ा बाधक था। तो इसको ध्यान में रखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने एक तरह का कॉमन नेशनल करेंसीज को वो इंट्रोड्यूस किया। इससे क्या हुआ, उसके बाद उसने राइट टू प्रॉपर्टी को बरकरार रखा, निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिलाया,
फ्यूडल सिस्टम्स को अबॉलिश किया। जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष में भी ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, कुछ उसी तरह से मिलता जुलता फ्यूडल सिस्टम जिसे हम सामंतवाद कहा जाता है, और इस सामंतवाद को समाप्त किया। रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शन इन टाउन्स, शहरों में व्यापारियों के लिए बिजनेस व्यापार में सबसे बड़ी बाधा थी जो ट्रेड बैरियर्स, जिसे हम गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस के नाम से जानते हैं, ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को उसने नेपोलियन कोड ने समाप्त कर दिया। यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, और पूरे देश में एक तरह के कानून और एक तरह के जो न्याय प्रणाली थी उसको लागू किया गया। वेट और मेजरमेंट को भी समान रूप से व्यवस्थित किया गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक्स है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किस तरह से पलपी और कैसे वो आगे बढ़ा। ऐसे तो नेशनलिज्म की बात है। नेशनलिज्म, पहले तो हमको ये जानना होगा व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म अ फीलिंग ऑफ वननेस विद द सोसाइटी और द स्टेट, लव एंड डिवोशन फॉर द मदरलैंड एंड बिलीफ इन द पॉलिटिकल आइडेंटिटी of one's country are basic attributes of the nationalism. राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी इमोशंस है, एक ऐसी फीलिंग है जिसमें वननेस की झलक दिखाई देती है, यूनिटी दिखाई देती है, समाज को एक किया जाता है, समाज के अंदर प्यार और समर्पित भावना को दिखाया जाता है। और ये समर्पण अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए सारा देश जब एक हो जाता है तो इस तरह की भावना को नेशनलिज्म की संज्ञा दी जाती है। जहाँ तक नेशन स्टेट की बात है तो नेशन स्टेट के बारे में कहा जाता है अ स्टेट दैट एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंटिटी and functions as a complete and sovereignty territorial unit. This concept emerged in 19th century Europe as a result of the growth of the nationalism. तो इस तरह से नेशन स्टेट्स के बारे में ये डेफिनेशन दिया जाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना को स्टैब्लिश करता है जिसमें सेपरेट पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल यूनिट एंटिटी होती है, एकता होता है, और वो एक कंप्लीट सॉवरेन टेरिटोरियल यूनिट के रूप में काम करता है। और ये 19th सेंचुरी में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक्स है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप। इसके तहत सबसे पहले काम किया गया एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो देखते हैं समाज में कई तरह के लोग थे, जिसमें एक वर्ग ऐसा था जो एरिस्टोक्रेसी कहलाता था, कुलीन लोग कहलाते थे, कुलीन तंत्र, और जो समाज के मध्यम वर्ग के लोग थे जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेट पर्सन्स थे। उसके बाद लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे, डोमिनेटेड सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स थ्रू द स्मॉल बट पावरफुल। उसके बाद ये कुछ एरिस्टोक्रेसी ऐसे थे जिनके काफ़ी ज़मीन जायदाद होते थे, जिनको राजनीति में काफ़ी पकड़ होती थी, लेकिन वो संख्या में बहुत कम थे लेकिन बहुत ही पावरफुल थे। उसके बाद था industrialization began in France in 19th century that led to the evolution of working and middle class. उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ता चला गया और इसके वजह से एक मध्यम वर्ग और एक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस एंड पॉपुलराइज्ड अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक एंड प्रिविलेजेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स आता है लिबरल नेशनलिज्म। जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात है तो राष्ट्रवाद में लिबरल शब्द जोड़ा जाता है। जहाँ तक लिबरल का मतलब होता है, लिबरल एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फ्रीडम और लिबर्टी। लाइबर मीन्स फ्री और फ्रीडम। दैट इज लिबरल नेशनलिज्म्स गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, adoptions of constitution, representative government through the parliament, abolition of property rights, equality before the law, freedom of markets, removal of the imposed restrictions and movement of goods and capital। जहाँ तक लिबरल नेशनलिज्म का तात्पर्य है, जहाँ पर सरकारें
क्या करती है, वह ऑटोक्रेसी का समाप्ति करती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। जो नई राष्ट्रवाद को लाने में कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के नियमों का उल्लेख किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू पार्लियामेंट के ज़रिए, संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई। और अबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स, जहाँ तक जो प्रिविलेज सेक्शंस के लोग थे जिनको राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रिविलेजेस मिलता था, उसको अबॉलिश किया गया और सारे लोगों के लिए एक तरह के कानून लाए गए, चाहे वो राजा हो या रंग, चाहे वो कुलीन हो या एक साधारण आम जनता, सबके लिए कानून बराबर कर दी गई। कानून के समक्ष सबको बराबर किया गया। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, बिजनेस, व्यापार और आम लोगों के लिए एक मार्केट के अंदर फ्रीडम लाई गई। रिमूवल ऑफ स्टेट्स and impose restrictions on the movement of the goods and capital। तो इस तरह से ये धीरे धीरे लिबरल नेशनलिज्म की समाप्ति शुरू हो गई। उसके बाद समाज के अंदर 3 तरह के लोग थे और वो लोग थे, एक कॉन्जर्वेटिव कहलाते थे, लिबरलिज्म कहलाता था और लिबरल कहलाते थे, और एक रेडिकल कहलाते थे। Now this is the end of part 1. We will start part 2 from the next classes, and we will start the new conservatism after 1815, a new settlement Europe under the conservatism and provisions of Treaty and Vienna of 1815 and features of conservative regimes. And now we will start in the next classes. Thank you.